एशियन गेम्स के चौथे दिन की शुरुआत भारत के लिए शानदार रही। सुबह सुबह पहले 25 मीटर पिस्टल के रैपिड फायर में भारतीय शूटिंग टीम ने गोल्ड मेडल जीता। फिर 50 मीटर राइफल इवेंट में सिफत कौर ने गोल्ड मेडल पर कब्जा जमाया। ये भारत का 5वां गोल्ड मेडल है। सिफत ने 469.6 के स्कोर के साथ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर इतिहास रच दिया। सिफत कौर के अलावा भारत की आशी ने इसी इवेंट में तीसरे नंबर पर रहते हुए ब्रॉन्ज मेडल भी अपने नाम किया। अब तक भारतीय टीम ने कुल 5 गोल्ड, 7 सिल्वर और 10 मेडल ब्रॉन्ज के जीते हैं। We will celebrate. Whole India will celebrate. It's a proud moment for all of us. So yeah, amazing. That feeling is amazing. कि वो नेशनल एंथम इंडिया का चले और किसी और की कंट्री में चले तो वो सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। काफ़ी अच्छी फीलिंग है। सो आई एम द ओनली वन राइट नाउ जिसके पास एशियन गेम्स के 3 मेडल हो चुके हैं। सो इट्स अ हैट्रिक एंड आई एम रियली हैप्पी फॉर इट। पुरुषों को स्किट इवेंट में भी भारत ने इतिहास बनाया। एशियन गेम्स के इतिहास में पहली बार किसी भारतीय ने स्किट सिल्वर मेडल हासिल किया है। अनंतजीत सिंह ने 58 का स्कोर करने के साथ सिल्वर मेडल पर कब्जा किया। इससे पहले स्किट टीम के इवेंट में भारत को ब्रॉन्ज मेडल मिला था। अब तक भारत को एशियन गेम्स में 22 मेडल मिल चुके हैं। इनमें 5 गोल्ड मेडल हैं। मेडल टैली में भारत अभी 5वें पोजीशन पर है। अभी सबसे ज़्यादा 138 मेडल के साथ चीन नंबर 1 है और दक्षिण कोरिया 67 मेडल के साथ नंबर 2। जापान 63 मेडल्स के साथ नंबर 3 पर है। और अब बात करते हैं बाजार की। सितंबर सीरीज एक्सपायरी से पहले बाजार में रिकवरी रही। इसी के साथ बाजार हरे निशान में बंद हुआ। सेंसेक्स 173 अंक चढ़कर 66,119 पर बंद हुआ। निफ्टी 52 अंक चढ़कर 19,716 पर बंद हुआ। आज सबसे ज्यादा तेजी फार्मा, एफएमसीजी, रियल्टी, पीएससी शेयरों में रही। आईटी, एनर्जी इंडेक्स भी हल्की बढ़त पर बंद हुए। और मार्केट का बाकी हाल समझते हैं सुमित से। तो बाजार की क्या स्थिति है, इस पर एक टिप्पणी देखते हैं। बाजार को देखते हुए लगता है कि अभी आईटी में बहुत ज़्यादा रिटर्न की उम्मीद नहीं है, मगर लंबे समय के लिए ये सेक्टर अच्छा कर सकता है। ये कहना मार्केट एक्सपर्ट दिलीप भट्ट का। उन्होंने आगे कहा कि फार्मा शेयरों पर वो बुलिश है और ये 4-5 साल में अच्छा मुनाफा दे सकते हैं। अगर आपके पास आपका जो ओवरऑल पोर्टफोलियो की जो आप बात करते हैं उसमें यहां से आईटी बहुत अच्छा रिटर्न देके जाएगा, ये मानना जरा डिफिकल्ट है, क्योंकि इसका भी एक डिसेंट टर्न आ चुका है और अभी भी विजिबिलिटी आनी बाकी है। तो मैं समझूंगा थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करना है तो कर सकते हैं जरूर आईटी में, लेकिन इट ऑन अ रिलेटिव सेक्टर को कंपेयर करें तो ये सेक्टर भी एक स्ट्रॉन्ग सेक्टर माना जाएगा। फार्मा में हमारा ध्यान बहुत बुलिश है। हमको लगता है शायद आने वाले 4-5 सालों में इंडिया से जो एक्सपोर्ट होगा, आई थिंक दिस विल बी काइंड ऑफ अ रिकॉर्ड ब्रेकिंग, अनप्रेसिडेंटेड होगा। हम देख रहे हैं कि इट इज नॉट चाइना प्लस, लेकिन यूरोप प्लस 1 फैक्टर है जो प्ले आउट हो रहा है और दिस विल गिव गुड अपॉर्चुनिटीज टू अ लॉट ऑफ इंडियन कंपनीज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के दौरे पर हैं। सुबह पीएम मोदी अहमदाबाद के साइंस सिटी में आयोजित एक रोबोटिक प्रदर्शनी में शामिल हुए। इसके साथ ही उन्होंने वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का उद्घाटन भी किया। समिट का 20 साल पूरा हुआ और इस पर अवसर पर पीएम मोदी ने कहा कि उन्होंने जो एक बीज बोया था वो अब वटवृक्ष बन चुका है। मोदी ने कहा, वाइब्रेंट गुजरात केवल ब्रांडिंग का कार्यक्रम नहीं बल्कि उससे भी ज्यादा जुड़ाव का कार्यक्रम है। 2003 में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पहला वाइब्रेंट ग्लोबल गुजरात समिट हुआ था और आज इसे पूरे 20 साल हो चुके हैं। मुझे याद है बरसों पहले मैंने एक बार कहा था, वाइब्रेंट गुजरात ये सिर्फ ब्रांडिंग का आयोजन भर नहीं है बल्कि इससे बढ़कर बॉन्डिंग का आयोजन है। प्रधानमंत्री मोदी ने 20 साल पहले विकास का जो बीज गुजरात के सीएम रहते हुए बोया था, वो आज 20 साल का विशाल वट वृक्ष हो चुका है और इस वृक्ष की छांव तले गुजरात आज तरक्की के पायदान पर शिखर पर पहुंच गया है।
जिस भावना के साथ हमने वाइब्रेंट गुजरात समिट को आगे बढ़ाया, वैसा आमतौर पर हमारे देश में बहुत कम देखने को मिलता है। हम ये समिट करते थे तो गुजरात में, लेकिन हम इसके जरिए हर राज्य को लाभ पहुंचाना चाहते थे। बहुत कम लोग हैं जो हमारी सोच को आज भी समझ पाए हो। प्रधानमंत्री मोदी के लिए गुजरात से लगाव किसी से छिपा नहीं है, लेकिन गुजरात को वाइब्रेंट गुजरात बनाने के लिए उन्होंने भूकंप जैसी आपदा के बाद सूबे को फिर से खड़ा करने के लिए जो संकल्प लिया था वो आसान नहीं था। गोधरा की हृदय विदारक घटना हुई और उसके बाद की परिस्थितियों में गुजरात हिंसा की आग में जल उठा। ऐसे विकट हाल की शायद किसी ने कल्पना की होगी। मुख्यमंत्री के तौर पर भले उस समय मेरे पास ज्यादा अनुभव नहीं था, लेकिन मेरा गुजरात पर, अपने गुजरात के लोगों पर अटूट भरोसा था। हालांकि जो लोग एजेंडा लेकर चलते हैं वो उस समय भी घटनाओं का अपने तरीके से एनालिसिस करने में जुटे हुए थे। अहमदाबाद में 20 साल के वाइब्रेंट गुजरात के सफर को याद करते हुए पीएम मोदी ने उन हालातों का भी जिक्र किया जब केंद्र और राज्य में अलग अलग पार्टियों की सरकारें थीं। तालमेल और सहयोग की उम्मीद सियासी उलझनों में उलझी थी, लेकिन उन हालातों में भी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गुजरात का विकास उस शिखर पर पहुंचा जो आज देश के कई राज्यों के लिए नजीर है। वाइब्रेंट गुजरात का आयोजन ऐसे माहौल में किया गया जब तब की केंद्र सरकार भी गुजरात के विकास को लेकर बेरुखी दिखाती थी। मैंने हमेशा ही कहा है कि गुजरात के विकास से देश का विकास, लेकिन उस समय केंद्र सरकार चलाने वाले गुजरात के विकास को भी राजनीति से जोड़कर देखते थे। 20 साल पहले नरेंद्र मोदी ने गुजरात में विकास का नया माइलस्टोन सेट किया था और अब उन्होंने देश के लिए नया माइलस्टोन सेट किया है। ये नया लक्ष्य है भारत को दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में पहुंचाने का। मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और अब देश पीएम मोदी के नेतृत्व में 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की ओर है। वही टोरेंट ग्रुप के चेयरमैन सुधीर मेहता का कहना है कि शुरू से मोदी जी का फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ केयर को मजबूत बनाने का था और आज वाइब्रेंट गुजरात सिर्फ रीजनल नहीं, एक ग्लोबल इवेंट बन चुका है। Focus was mainly on infrastructure all the time, and he was keen that we should develop infrastructure. At the same time, we also work for healthcare. And today, what we say, the program like Make in India, or the other part is Atmanirbhar Bharat. We talk. I think he has, right from beginning, he was interested that we should have our own product, whether we do collaboration in one sector, second sector, third sector, or whatever. But if we have a collaboration and have our own manufacturing base, I think the country will prosper, number one. Also the industry size will also become enlarged, like what we have seen in Europe or US. वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के जश्न में कोऑपरेट इंडिया भी शामिल हुआ। गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित समिट ऑफ सक्सेस में RIL के डायरेक्टर परिमल नाथवाणी भी शामिल हुए। हमारे संवाददाता केतन जोशी से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि समिट के जरिए गुजरात में नया निवेश आएगा।
20 साल कैसे निकल गया और मोदी जी का जो प्रयास है वो बहुत सुंदर रहा। पूरे वर्ल्ड को उन्होंने बताया कि गुजरात में आइए और इंडिया को मजबूत कीजिए। तो आज उन्होंने फिर बोला है कि 20 साल के बाद 40 साल तक ये जर्नी चालू रहेगी और इनका जो स्पिरिट है वो पहले से ही है और अलग अलग डिफरेंस पे नया नया इंडस्ट्री लाने के लिए उनका जो प्रतिबद्ध है वो मुझे लगता है कि ये अब आगे ले जाएंगे। अरविंद लिमिटेड के ईडी कुलीन लाल भाई का वाइब्रेंट गुजरात के बारे में क्या कह रहा है, सुनिए। विदाउट एनी डाउट आई थिंक नेक्स्ट जो 2 डेकेड्स है 20 साल वो इंडिया के डेकेड्स होने वाले हैं और हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये इंडिया को सुपर पावर की तरफ जो बिल्ड करने का भी जो चैलेंज है उसको पूरा करने के लिए हम सबको फुल एफर्ट डालना पड़ेगा एंड आई एम श्योर इंडियन इंडस्ट्री विल राइज अप टू द चैलेंज। एलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक जल्दी ही भारत में सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवाओं की शुरुआत कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक सचिवों की कमेटी 10 अक्टूबर को कंपनी को लाइसेंस देने पर विचार करेगी। डिटेल लेते हैं असीम मनचंदा से। बताएं असीम, कहां तक बात बढ़ी है और कब तक शुरू हो सकती है स्टारलिंक की सर्विस? देखिए, स्टारलिंक काफी लंबे समय से भारत में सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विसेज देने की कोशिश कर रही है, लेकिन कंपनी अभी तक कामयाब नहीं हो पाई है। कंपनी को अभी तक दूरसंचार विभाग से इसका लाइसेंस नहीं मिला है। कंपनी ने पिछले साल दूरसंचार विभाग के पास लाइसेंस के लिए आवेदन किया था। जो सूत्र के हवाले से जानकारी मिल रही है, सरकार ने कंपनी से 30 से ज्यादा सवाल पूछे थे। कंपनी से पूछा गया था कि वो कब और कैसे अपनी सर्विसेज देगी। तो अब पिछले हफ्ते दूरसंचार विभाग और कंपनी के अधिकारियों के बीच एक बैठक हुई, जहां पर दूरसंचार विभाग की सारी क्वेरीज को रिजोल्व किया गया। अब 10 अक्टूबर को इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी की बैठक होने वाली है। इस बैठक में कंपनी को लाइसेंस देने पर विचार किया जाएगा। एक बार कंपनी को जीवीएम पीसीएस लाइसेंस मिल जाता है तो कंपनी आसानी से भारत में अपनी सर्विसेज की शुरुआत कर सकती है। तो 10 अक्टूबर की इस बैठक पर काफी निगाहें रहेंगी, जब कंपनी को लाइसेंस देने को मंजूरी मिल सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया असीम। और यहाँ हम रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें भी और भी हैं, बने रहिए हमारे साथ। का स्वागत है आवाज समाचार में। कमर्शियल रियल एस्टेट फर्म सीबीआरई ने भारतीय रियल एस्टेट सेक्टर का मिड ईयर आउटलुक जारी किया है। सीबीआरई के मुताबिक ऑफिस स्पेस और रिटेल स्पेस की मांग लगातार बढ़ रही है। रिपोर्ट पर कंपनी के चेयरमैन अंशुमन मैगजीन से बात की हमारे संवाददाता असीम मनचंदा ने। ओवरऑल मार्केट अच्छा चल रहा है, रेजिडेंशियल सेक्टर में अच्छे सेल्स हो रहे हैं। एवरेज जो प्राइस है जो जिसमें सेल हो रहा है वो बढ़ गया है। उसका रीज़न एक तो ये है कि कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बढ़ गया है, कॉस्ट ऑफ कंप्लाइंसेस बढ़ गए हैं, लेकिन एस्पिरेशंस भी बढ़े हैं। जनरल जो अब खरीद रहे हैं यंगर जनरेशन, दे नीड मोर स्पेस, तो उसकी वजह से भी कॉस्ट बढ़ा है। जो हमारा मिड सेगमेंट था तो एवरेज टिकट साइज गॉन बियॉन्ड 1 CR एंड सेल्स आर गुड इन रेजिडेंशियल। इसके अलावा खासतौर पे कि इंटरेस्ट रेट्स आर गोइंग हाई, बार बार बढ़ रहे हैं, तो आपको लगता है कि डिमांड विल बी स्टेबल फॉर दिस? देखिए, अब भी जो इंटरेस्ट रेट्स हैं आई थिंक दोज आर स्टिल ऑल राइट, लेकिन अगर इससे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो नो डाउट देयर बी सम इम्पैक्ट ऑन द डिमांड। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि वर्क फ्रॉम होम का कल्चर हमने देखने को मिला, तो ऑफिस स्पेस की डिमांड अभी उतनी ही है या बढ़ गई है या कम हुई है उसके हिसाब से? ऑफिस जो डिमांड है लकीली इंडिया में अनलाइक मेनी अदर मार्केट्स अच्छा सस्टेन कर रहा है, और उसका एक रीज़न ये है कि नो डाउट डिमांड है, बाहर से ऑफशोरिंग हो रही है। दूसरा ये भी कि हमने अनलाइक मेनी अदर कंट्रीज जितने एम्प्लॉयज़ हैं दे आर बैक टू वर्क। तो अभी जो लीविंग असाइड स्पेसिफिक सम टेक्नोलॉजी सेक्टर, ओवरऑल ऑक्यूपेंसी ऑफ ऑफिस स्पेस इज बैक एट प्री कोविड लेवल्स, तो उससे भी डिमांड और ऑफिस स्पेस का अच्छा वो एक्टिविटी चल रही है। बीजेपी ने विधानसभा चुनावों की तैयारियां तेज कर दी हैं। एमपी के बाद राजस्थान में भी बीजेपी की लिस्ट जल्दी ही जारी हो सकती है। गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जयपुर पहुंच रहे हैं। दोनों नेता आज और कल सुबह बीजेपी नेताओं के साथ बैठक करेंगे और आज रात 8 बजे बीजेपी कोर कमेटी की बैठक होगी। बैठक में विधानसभा चुनाव के लिए टिकट के बंटवारे को लेकर चर्चा होने की उम्मीद है। हाल ही में संपन्न हुई बीजेपी की परिवर्तन यात्रा के दौरान मिले फीडबैक को लेकर भी बैठक में चर्चा की जाएगी।
2024 का लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, चुनावी गहमागहमी भी बढ़ती जा रही है। एनडीए और इंडिया गठबंधन में जोर आजमाइश बढ़ गई है। दोनों गठबंधन में से किसमें कितना है दम, आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। भारत और कनाडा में तनातनी के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दो टूक कह दिया है कि निज्जर के मामले में भारत ने कनाडा को बता दिया है कि इस तरह के काम भारत नहीं करता। One, we told the Canadians that this is not the government of India's policy. Two, we told the Canadians saying that, look, if you have something specific, if you have something relevant, let us know. We are open to looking at. In the last few years, Canada actually has seen a lot of organized crime, relating to, the secessionist forces. खालिस्तानी आतंकवादियों और गैंगस्टर्स के कनेक्शन के खिलाफ एनआईए ने बड़ा एक्शन लिया है। देश के 6 राज्यों में एनआईए ने बड़ी कार्रवाई की है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, एनसीआर, उत्तराखंड और यूपी में एनआईए ने 51 जगहों पर छापेमारी की है। हरियाणा के रोहतक में एनआईए गैंगस्टर हिमांशु के घर पहुंची। इस पर विदेश से गैंग चलाने का आरोप है। राजस्थान के श्रीगंगानगर में खालिस्तान से संबंध रखने के आरोप में एक छात्र नेता के घर पर भी छापेमारी की गई। पंजाब के फिरोजपुर में एनआईए ने आतंकी अर्शदीप डल्ला के करीबी को गिरफ्तार किया। सूत्रों के मुताबिक विदेश में बैठे खालिस्तानी और गैंगस्टर भारत में ओवरग्राउंड वर्कर को हवाला चैनल से ड्रग्स और हथियार के लिए फंडिंग कर रहे हैं। मणिपुर में राज्य सरकार ने अगले 6 महीने के लिए आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स का विस्तार कर दिया है। अक्टूबर से लगभग पूरा राज्य एएफएसपीए के दायरे में होगा। इसमें राज्य के ज़्यादातर पहाड़ी इलाके भी शामिल हैं। हाल में जुलाई से लापता 2 छात्रों की डेड बॉडी वाली तस्वीरें वायरल हुई हैं। इसके बाद से मणिपुर में फिर से अशांति शुरू हो गई है। मणिपुर की सड़कों पर हजारों छात्र प्रदर्शन के लिए उतर आए हैं। 5 दिन से राज्य में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं भी बंद रखी गई हैं। इस मामले पर कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा है कि मणिपुर देश का हिस्सा है। यहां केंद्र सरकार पुलिस की टीम से छात्रों पर लाठियां बरसवा रही है। मणिपुर हमारे देश के किसी कोने का हिस्सा नहीं, मणिपुर हमारा देश है। मणिपुर भारत है, भारत मणिपुर है, और मणिपुर में जो दर्द और दहशत फैली हुई है, वो दर्द और दहशत आज पूरा भारत महसूस कर रहा है। और ऐसे वक्त में जब मणिपुर के छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उन पर किस प्रकार से सरकार पुलिस कर्मचारियों के द्वारा लाठी बरसा रही है। मलयालम फिल्म 2018 को भारत की तरफ से ऑस्कर एंट्री के लिए चुना गया है। द केरल स्टोरी, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे और बालागम, बालवी, बापलोक और 16 अगस्त 1947 समेत 22 फिल्मों को पछाड़कर मलयालम फिल्म 2018 ऑस्कर के लिए चुनी गई है। फिल्म साल 2018 में केरल में आई बाढ़ की रूह कपा देने वाली कहानी पर बेस्ड है। फिल्म में प्राकृतिक आपदा पर इंसानी जीत को दिखाया गया है। और अब बात गणपति बप्पा की। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे आज अपने पूरे परिवार के साथ लालबाग के राजा के दर्शन करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने गणेश जी की पूजा अर्चना कर बप्पा का आशीर्वाद लिया। सीएम शिंदे ने कहा कि हर साल की तरह उन्होंने परिवार के साथ बप्पा की पूजा अर्चना की और देशवासियों की खुशी के लिए प्रार्थना की। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर अपडेट रहिए, जुड़े रहिए सीएनबीसी आवाज से ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।